इस क्वेश्चन में दिया हुआ है हीट एनर्जी एब्जॉर्ब बाय सिस्टम इज गोइंग थ्रू ए साइक्लिक प्रोसेस शोन इन फिगर द वर्क डन ड्यूरिंग द प्रोसेस। मतलब एक हीट एनर्जी है जो सिस्टम में एब्जॉर्ब हो रहा है, साइक्लिक प्रोसेस है, तो कितना वर्क डन हुआ उस हीट एब्जॉर्ब करने में, तो वो पूछा है। यहाँ पे एक साइक्लिक प्रोसेस दिया हुआ है और ये वॉल्यूम और प्रेशर का ग्राफ है। एक साइक्लिक प्रोसेस है, ये जो लूप है यहाँ पे एक साइक्लिक प्रोसेस हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग को कितना हीट जनरेट हुआ ये पूछ रहा है। तो अभी देखिए, सिंस ये साइक्लिक प्रोसेस होगा, जो इंटरनल एनर्जी होगा वो ज़ीरो होगा। तो मैं यहाँ पे आप लोग को लिख देता हूँ। Internal energy will be zero, that is del U equal to zero। अभी जो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है वो क्या बोलता है, del Q इक्वल del U प्लस del W। अभी del U टू ज़ीरो है सिंस ये साइक्लिक प्रोसेस है, अभी del U है, del W है, मतलब वर्क डन होगा। अभी जो del W है वो है जो वर्क डन होगा वो क्या होगा, ये जो क्लोज लूप है इसका एरिया जो होगा वही उसका वर्क डन होगा। ये तो आप लोग को देख के समझ में आ गया। जो एरिया ऑफ द क्लोज लूप दैट विल बी द वर्क डन इन द साइक्लिक प्रोसेस। सो एरिया ऑफ द लूप सो होगा पाई आर स्क्वायर, मतलब 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 इंटू 10 इंटू 10 टू द पावर 3। तो ये होगा आपका 10 स्क्वायर पाई है। तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो ये आपको समझ में आया, मुझे लगता है इजी था, से हम लोग को लूप का एरिया निकालने के लिए आना चाहिए। अभी देखिए यहाँ पे जो लूप है उसमें लूप है वो वॉल्यूम और प्रेशर का दिया हुआ है। अभी हम लोग को बोला है कि ये साइक्लिक प्रोसेस, तो सिंस ये साइक्लिक प्रोसेस है तो इंटरनल एनर्जी जो होगा वो ज़ीरो होगा। तो हमने उससे निकाल लिया जो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है वो क्या बोलता है, जो हीट जनरेट होगा वो वर्क डन और जो इंटरनल एनर्जी है उसका समेशन की वजह से होगा। वो सिंस इंटरनल एनर्जी ज़ीरो है तो जो हीट जनरेशन होगा वो वर्क डन के बराबर आएगा। अब जो वर्क डन है वो बेसिकली एरिया ऑफ द लूप है। तो बाकी कैलकुलेशन है जो किया हम वो आ गया 10 स्क्वायर पाई जे, जो ऑप्शन डी को सेटिस्फाई कर रहा है। मुझे लगता है ये आपको समझ में आ गया। तो अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। If a copper wire is stretched to make its radius decreases by 0.1%, then the percentage increase in resistance is approximately। तो ये क्वेश्चन में ये समझा, ये कॉपर वायर है जिसको स्ट्रेच किया, जिसकी वजह से उसका रेडियस डिक्रीज हो गया 0.1%। तो उसका परसेंटेज कितना इंक्रीज होगा रेजिस्टेंस में, वही पूछा है। तो आइए देखते कैसे करेंगे। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है एक कॉपर वायर है जिसको स्ट्रेच किया तो रेडियस डिक्रीज हो गया 0.1%। तो इसका परसेंटेज इंक्रीज रेजिस्टेंस कितना होगा। अभी मैं आपको ये बताता हूँ। जब हमने वायर को स्ट्रेच किया तो उसका वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, ये हम सब जानते हैं, लेकिन मैं फिर भी बता रहा हूँ आप सबको एक बार, ये आप लोग ध्यान से सुन लीजिए। जब हमने वायर को स्ट्रेच करेंगे तो उसका वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। सिंस अभी मैं लिख देता हूँ, आप लोग हटा सकते हैं। When the wire is stretched, volume will remain constant। इसलिए जो भी है वो आएगा पाई आर स्क्वायर इंटू एल। ये पाई आर स्क्वायर क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द एरिया
ऑफ द वायर एंड द लेंथ ऑफ द वायर। यहाँ से जो लेंथ का वैल्यू आएगा वो आएगा v पाई आर स्क्वायर। ओके, अभी जो रेजिस्टेंस हो उसका वैल्यू रो एल बाई ए। ओके, अभी आर इक्वल एल में हम ये यहाँ पे एल का वैल्यू यहाँ पे ये हम पुट करेंगे तो आएगा v पाई स्क्वायर आर फोर, क्योंकि ये एरिया भी पाई आर स्क्वायर, ये भी क्रॉस सेक्शन एरिया है, ये दोनों को दोनों क्रॉस मतलब मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा पाई स्क्वायर आर फोर। अभी इसको हम जब लॉगरिथम लेके डिफरेंशिएट करेंगे, हम लोग एरर एनालिसिस हम सबको आता है, इसलिए जब हम लोग करेंगे तो ये आएगा -4 इंटू डेल आर बाई आर। ये तो v कांस्टेंट है, रो कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, इसलिए सारा ज़ीरो हो जाएगा जब डिफरेंशिएट करेंगे। अभी डेल आर बाई आर इंटू 100 -4 इंटू डेल आर बाई आर इंटू 100। समझ में आया? 100 लगा क्योंकि ये परसेंटेज थे, तो -4 इंटू ये दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है -0.1। -0.1 इसलिए हुआ क्योंकि ये डिक्रीज हो रहा है, इसलिए नेगेटिव आया। कि जो परसेंटेज है वो हुआ 0.4%। तो रेजिस्टेंस का जो इंक्रीज होगा वो 4% होगा, तो ऑप्शन डी करेक्ट है। तो एक बार फिर से देखते हैं कैसे किया हम लोग। वाई को स्ट्रेस किया तो वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, जो वॉल्यूम का वैल्यू है वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और उसका वायर का लेंथ है, तो लेंथ वहाँ से हम लोग को मिल गया। आर का वैल्यू, आर का फॉर्मूला सबको याद है, उसको हमने पुट किया आर इक्वल रो एल बाई ए, और जो एल में हमने ये वैल्यू पुट किया जो हमने वॉल्यूम से निकाला, और पाई स्क्वायर ये आया। अभी हम लोग ने ये जो लाइन है इसको हम लोग ने एरर एनालिसिस में सीखा है कैसे करते हैं, मैं बता देता हूँ, एक बार सुन लीजिए। ये हमने पहले लॉगरिथम लिया और उसके बाद डिफरेंशिएट कर दिया। जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ये वैल्यू आएगा। डेल आर या डी आर ये सेम ही होता है, इसलिए जब एरर एनालिसिस ये अच्छे से सबको याद रहना चाहिए। तो ये किया, और ये -0.1 इसलिए हुआ क्योंकि ये डिक्रीज हो रहा है, बाकी इसमें कोई हार्ड चीज़ नहीं है, ईजी है। तो आंसर 0.4% आया, जो ऑप्शन डी है। तो मुझे लगता है ये सबको समझ में आ गया। तो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। The time period of a simple pendulum inside a stationary lift is t. If the lift start moving upward with an acceleration of g/3, its time period will be। मतलब ये सिंपल पेंडुलम है जो स्टेशनरी लिफ्ट है, तो उसका टाइम पीरियड t है। अभी लिफ्ट अपवर्ड मूव हो रहा है एक्सेलरेशन ऑफ g/3 से, तो इसका नया टाइम पीरियड क्या होगा, ये हम लोग को पूछा है। आइए देखते कैसे करेंगे। तो इस क्वेश्चन में जो दिया हुआ है वो है सिंपल पेंडुलम है एक लिफ्ट, स्टेशनरी लिफ्ट के अंदर। तो ये मान लीजिए एक लिफ्ट है, मान लीजिए, मैं एग्जैक्ट ड्रॉ नहीं कर पाऊँगा क्योंकि मैं इतना अच्छा नहीं है और सबको पता है। अभी ये एक पेंडुलम मान लीजिए, हाँ ये पेंडुलम जैसा नहीं है लेकिन फिर भी मान लीजिए आप लोग, इसका एल हाइट है। अभी इसका जो टाइम पीरियड है वो दिया हुआ है t। सो टाइम पीरियड इक्वल टू t। देखिए अभी जो t होगा वो क्या होगा, इसमें इस केस में 2π√L/g। ओके, ये समझ में आया। अभी देखिए, अभी नेक्स्ट केस क्या बोल रहा है, अभी लिफ्ट ऊपर मूव कर रहा है g/3 वेलोसिटी से, तो इसका नया टाइम पीरियड क्या होगा वो पूछा है हम लोग को। तो मान लीजिए जो नया टाइम पीरियड है, न्यू टाइम पीरियड बी टी डैश, जो टी डैश होगा वो होगा क्या होगा 2π√L/c प्लस g/3। पहले तो यहाँ पे जो ग्रेविटी का था एक, और नेक्स्ट क्या आ गया, एक एक्सेलरेशन दे दिया जो है g/3, तो इसलिए g/3 ऐड हुआ। अभी इसको जो हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 3L/4g, सही है। फिर 2/2π
रूट एल बाई जी √3/2, तो क्या आ गया √3/2t। अब ये ऑप्शन बी यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। तो ये सबको आया समझ में। फिर से बता देता हूँ कि एक स्टेशनरी लिफ्ट था पहले, इस केस में जिसका टाइम पीरियड टी है, तो टाइम पीरियड जो होता है एक पेंडुलम का तो होगा 2π√L/g। सिंस स्टेशनरी यहाँ पे कोई वेलोसिटी एक्सेलरेशन नहीं था, इसलिए ये जो पेंडुलम का टाइम पीरियड होता है वही हुआ 2π√L/g। अभी इसमें एक्सेलरेशन आ गया जो है अपवर्ड मूव कर रहा है g/3 से, तो जो नया टाइम पीरियड है हम लोग इसको टी डैश मान लिया। अभी जो टी डैश होगा 2π√L/g और ये जो नया एक्सेलरेशन है प्लस g/3, ये बाकी तो कैलकुलेशन ही है। जब कैलकुलेशन किया √3/2 टी आया, मतलब ये 2π√L/g ये तो टी है। ये हम लोग ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि ये ऑप्शन में ऐसा दिया हुआ था, टी के रेस्पेक्ट पे दिया हुआ था, इसलिए हमने इसको टी के रेस्पेक्ट में निकाला। तो आया √3/2 इंटू टी, जो ऑप्शन बी सही है। मुझे लगता है ये आप सबको समझ में आ गया। तो अभी देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। वाटर, इस क्वेश्चन में दिया हुआ है a piece of ice is floating in a beaker containing water. When ice melt, the temperature fall from 20 degree to 4 degree Celsius and the level of water क्या होगा वो हम लोग को पूछ रहा है। तो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है a piece of ice is floating in a beaker containing water. When ice melt, the temperature fall from 20 degree to 4 degree Celsius and level of water क्या होगा। तो अभी देखिए ये थियोरेटिकल क्वेश्चन है, इसमें हम लोगों को कुछ नहीं करना है, मैं आपको बता रहा हूँ। इसका जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो होगा ऑप्शन बी, मतलब गिर जाएगा फॉल्स। कैसे ये समझाता हूँ मैं आपको, अभी बोल देता हूँ। अभी देखिए जो वाटर का मैक्सिमम डेंसिटी होता है वो 4 डिग्री सेल्सियस में होता है। अभी सिंस ये डेंसिटी इंक्रीज हो रहा है तो वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज होगा। सिंस डेंसिटी इक्वल m/v इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। अभी जब वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है तो लेवल ऑफ वाटर क्या होगा, वो भी गिरेगा, क्योंकि लेवल ऑफ वाटर मतलब जो वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हाइट, इसलिए जब वॉल्यूम डिक्रीज हुआ तो लेवल ऑफ वाटर भी डिक्रीज होगा। इसकी वजह से द लेवल ऑफ वाटर विल फॉल्स। तो मुझे लगता है ये आपको समझ में आ गया। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, बेसिकली आप लोग खुद जानते ही है कैसे होगा, फिर भी मैं आपको बता दिया है। तो आप एक बार खुद से एक बार थ्योरी पढ़ लीजिएगा ये कैसे होगा। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है ए ट्रेन मूव टुवर्ड्स स्टेशनरी ऑब्जर्वर विथ ए स्पीड 34 मीटर पर सेकेंड। द ट्रेन साउंड्स ए व्हिसल एंड इट्स फ्रीक्वेंसी रजिस्टर्ड बाय द ऑब्जर्वर इज f1. If the speed of the train is reduced to 17 meter per second, the frequency registered is f2. If the speed of the sound is 340 meter per second, the ratio f1 f2 is, तो हम लोग को फ्रीक्वेंसी f1 और f2 का रेशियो निकालने के लिए बेसिकली बोला है। तो आइए देखते हैं कैसे करेंगे। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है एक ट्रेन है, मान लीजिए एक ट्रेन है जो मूव कर रहा है वेलोसिटी v से, और यहाँ पे एक ऑब्जर्वर है स्टेशनरी ऑब्जर्वर, जो मतलब ये मूव नहीं कर रहा है, स्टेशनरी ऑब्जर्वर है। तो जो व्हीकल 30 जो 34 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है इस ऑब्जर्वर की तरफ। अभी जब ये ट्रेन ने व्हिसल मारा, जो तब ये ऑब्जर्वर ने एक फ्रीक्वेंसी रिकॉर्ड किया। द फ्रीक्वेंसी रिकॉर्डेड बाय द ऑब्जर्वर इज f1 रिकॉर्ड किया ऑब्जर्वर ने। तो अभी जो f1 होगा वो होगा, f1 बेसिकली निकालना है। अभी हम लोग बाय डॉपलर इफेक्ट के जो थ्योरी है उससे हमको पता चलेगा v माइनस v नॉट v माइनस vs बाई f। ये बाय डॉपलर इफेक्ट हमको सबको बताइए कैसे करता है f1 निकालने के लिए। सिंस
ऑब्जर्वर स्टेशनरी है तो इसका कोई वेलोसिटी नहीं होगा, ये 0 होगा। तो अभी v माइनस ये जो ट्रेन का है सोर्स है इसका वेलोसिटी 34 है, और ये माइनस इसलिए हुआ क्योंकि ये अप्रोच कर रहा है स्टेशनरी ऑब्जर्वर की तरफ, सिंस ये दूर नहीं जा रहा है इसलिए ये निगेटिव हुआ। अभी जो F1 है वो होगा 340 दिया हुआ है जो वेलोसिटी ऑफ साउंड, 340 माइनस 34 F, ये इक्वेशन 1 है। अभी नेक्स्ट कंडीशन में जो ट्रेन है सब सेम है, लेकिन इसका जो वेलोसिटी है वो 17 मीटर पर सेकेंड हो गया। अब ऑब्जर्वर ने जो फ्रीक्वेंसी रिकॉर्ड किया वो है F2, तो F2 क्या होगा 340, अभी से वेलोसिटी चेंज हो गया 340 माइनस 70, बाकी सब कंडीशन सेम है F, तो ये आ गया 2। अभी हम लोग को निकालने के लिए F1/F2 निकालना है रेशियो, तो F1 = F2 जब हम लोग करेंगे तो ये आएगा 19/18, तो ये ऑप्शन सी को सेटिस्फाई कर रहा है। तो जो F1/F2 है 19/18 है। तो मुझे लगता है ये सबको समझ में आ गया। मैं फिर से एक बार समझा देता हूँ। ये ट्रेन है जो वेलोसिटी 34 मीटर पर सेकेंड से एक स्टेशनरी ऑब्जर्वर की तरह अप्रोच कर रहा है। जब इस ट्रेन ने एक व्हिसल मारा तो ये जो ऑब्जर्वर ने फ्रीक्वेंसी रिकॉर्ड को किया वो है F1। तो बाय डॉपलर इफेक्ट वी नो दिस कंडीशन, हाउ टू फाइंड आउट द F1। तो the velocity of the observer is 0 because it is a stationary, and velocity minus the velocity of source, it is negative because the train is approaching towards the observer, so it is v minus vs. The velocity of source is 34 meter per second, so we have got the F1 340 minus 34, it is equation 1. We have got the F1 value. Next, in the case 2, train is approaching, all the conditions are same, but one thing is, since that the velocity of train is reduced to 17 meter per second, and we have recorded is as, so by Doppler effect we got F2 = 340 minus 17 by F, and we have to find out a ratio between F1 and F2, and when we have done it, we got the ratio of F1/F2 = 19/18, and we satisfy the equation C. So it is a easy question. I think you should try it again so basically it is very easy question of Doppler effect. So I think you will try it again at home. So let's move to the next question. एक concave lens of focal length f for dissection and image 1/n times that the size of the object, the distance of the object from the lens is. तो इसमें ये दिया हुआ है एक concave lens है जिसका focal length f है, 1/n टाइम इमेज फॉर्म कर रहा है साइज ऑब्जेक्ट के साइज से 1/n टाइम्स इमेज का साइज है। तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना होगा लेंस से वही पूछा है, तो देखते कैसे करेंगे। तो इस क्वेश्चन में हम लोग को दिया हुआ है एक कॉन्केव लेंस है जिसका फोकल लेंथ f है, एक इमेज प्रोड्यूस कर रहा है जिसका साइज ऑब्जेक्ट के साइज से 1/n टाइम्स है। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है, तो हम लोग मान लेते हैं, देखिए ले द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बी u and इमेज डिस्टेंस बी v। हमने u और v को ऑब्जेक्ट और इमेज का डिस्टेंस मांग लिया। अभी यहाँ पे मैग्निफिकेशन दिया है, तो हम सबको पता है जो m होता है v/u के बराबर होगा लेंस से, जो m है वो 1/n दिया हुआ है v/u के बराबर। अब जो v होगा वो होगा u/n। यहाँ तक आपको सबको समझ में आ गया।
अभी जो लेंस का फॉर्मूला है उससे हम निकालेंगे 1/v माइनस 1/u इक्वल 1/f। तो इस v में ये v का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो आएगा n/u माइनस 1/u इक्वल 1/f। तो यहाँ पे जो कैलकुलेशन किए तो u का वैल्यू आएगा, सॉरी और एक चीज़ मैं भूल गया, यहाँ पे ये माइनस f होगा क्योंकि ये कॉन्केव लेंस है। हम सबको पता है कॉन्केव लेंस में जो फोकल लेंथ होता है साइन कन्वेंशन से वो आता है माइनस, तो माइनस f होगा। जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो आएगा माइनस n-1f। अभी यहाँ पे ऑप्शन में देखें तो माइनस n-1f नहीं है लेकिन n-1f है, तो हम लोग यहाँ पे मॉडुलस लेंगे तो आ गया n-1f। तो जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो है n-1f और इस हमने मॉडुलस इसलिए भी लिया क्योंकि ये डिस्टेंस है और डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव, सो वी हैव टेकन द पॉजिटिव वैल्यू, इसलिए हमने मॉडुलस लिया। तो ये जो ऑप्शन है सी करेक्ट है इस क्वेश्चन में। तो देखते हैं कैसे किया हमने फिर से एक बार। जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है उसको u माना और इमेज डिस्टेंस है इसको v माना। मैग्नीफिकेशन दिया हुआ है v/u, तो वहाँ से v निकाल लिया। 1/a2 लेंस मेकर फार्मूला, लेंस फार्मूला है, उसको इसमें हमने v का वैल्यू पुट किया, तो पुट किया और कैलकुलेशन किया तो जो u का वैल्यू आया है वो n-1f आया। तो जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट है। तो मुझे लगता है ये आपको समझ में आ गया। तो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।